बहुत कदीम दौर की बात है। एक शानदार सल्तनत थी जिसका नाम था अरदास। अरदास पर एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम शाह फिरोज था। शाही दारुल हुकूमत जरीनपुर अपनी खूबसूरती और तिजारत के लिए मशहूर था। जरीनपुर के बीचों बीच शाह फिरोज का एक परशों का महल था जिसको कसरे नूर कहा जाता था। बैल अल अक़वामी तिजारती काफले जरीनपुर का रुख करते थे और यहाँ तिजारत का एक खास उसूल था। हर काफले का सरदार पहले अपना बेहतरीन और नायाब माल बादशाह के हुजूर पेश करता। बादशाह जो चीज पसंद कर लेता उसकी कीमत मुंह मांगी अदा की जाती थी। एक दफा समरकंद से एक बहुत बड़ा काफिला आया। शाही ज़ाब्ते के मुताबिक उन्होंने कसरे नूर के सामने एक बड़े मैदान में आरजी बाजार सजा लिया। बादशाह फिरोज अपने वजीर आजम जमाल और दूसरे उमरा के हमराह सामान का जायजा लेने आए। सामान में हर शय बेमिसाल थी। संगे मरमर के नफीस ज़ुरूफ, बुखारा की दबीस शालें, खालिस सोने के तारों से बनी अबाएं और ऐसे हीरे जिनकी चमक आंखों को खीरा करे। अचानक इस तिजारती हुजूम के दरमियान से एक गैर मामूली खूबसूरत और चमकदार आंखों वाली दोशीज़ा गुजरी। उसकी सादगी और मासूमियत ने बादशाह को मोहित कर दिया। शाह फिरोज ने फौरन वजीर आजम को इशारा किया कि वो इस लड़की के बारे में मालूमात हासिल करे। पता चला कि ये लड़की काफिले के सरदार महमूद की बेटी नहीं थी, बल्कि उसे कई साल पहले एक वीरान जंगल में बहुत छोटी उम्र में मिला था। सरदार ने उसे अपनी औलाद की तरह पाला था और उसका नाम मेहर अफरोज रखा था। महमूद को बादशाह के सामने पेश किया गया। महमूद ने बताया कि बच्ची को देखकर लगता था कि जैसी उसे किसी पोशीदा साजिश के तहत अगवा किया गया हो, मगर फिर किसी खौफ से जंगल में छोड़ दिया गया। सरदार ने सबूत के तौर पर एक नाजुक रेशमी चोघा और एक मुनफरिद डिजाइन वाली चांदी की जंजीर दिखाई जो उस वक्त मेहर अफरोज ने पहनी हुई थी। बादशाह और वजीर आजम दोनों मुत्तफिक थे कि ये बच्ची जरूर किसी बहुत बड़े रईस या किसी हाकिमाना खानदान से ताल्लुक रखती है। महमूद ने बताया कि मेहर अफरोज कभी कभार ऐसे मीठे नगमे गाती है जिनकी धुन तो दिल को मोह लेती है, मगर अल्फाज अजनबी होते हैं। बादशाह ने फरमाइश की और जब मेहर अफरोज ने गाना शुरू किया तो पूरा दरबार उसकी सरीली आवाज के जादू में खो गया। शाह फिरोज ने सरदार महमूद से ख्वाहिश जाहिर की कि वो मेहर अफरोज को शाही महल की जीनत बनाना चाहते हैं। उसके बदले वो बेइंतहा दौलत और इनाम देने को तैयार हैं। सरदार पहले हिचकिचाया। मैंने उसे बेटी का प्यार दिया है हुजूर, ये बिक्री की चीज नहीं है। बादशाह ने यकीन दिलाया कि वो उसे शाही सरपरस्ती में रखेंगे। उसे तमाम शाही आसाइशें और तालीम दी जाएगी। आखिरकार सरदार महमूद भारी दिल से राजी हो गया और मेहर अफरोज कसरे नूर में आ गई। बादशाह ने उसके लिए तालीम व तरबियत का बेहतरीन इंतजाम किया। मेहर अफरोज ज़हीन थी। उसने तमाम फनून लतीफ़ा, म्यूजिक और आदाब शाही बहुत जल्द सीख लिए। ताहम वो जंगल की आज़ाद फ़ज़ा में परवान चढ़ी थी, इसलिए उसकी तबीयत में बेसाख्तगी थी। वो कभी कभार ऐसी सच्ची और सादा बातें कह जाती थीं जो दरबार के रस्मी लोगों को नागवार गुजरती थीं, मगर बादशाह के गहरे लगाव की वजह से किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई एतराज़ करे। महल में दाखिल होने के बाद भी मेहर अफरोज अपनी सादगी और मासूमियत में मग्न थी, मगर वजीर आजम जमाल उद्दौला की आंखें उस पर जमी हुई थीं। वो कई दहाइयों से अरदास की तारीख और पड़ोसी रियासतों के शाही मामलात से वाकिफ था। एक दिन जमाल उद्दौला ने बादशाह फिरोज से मुलाकात का वक्त लिया। ये मुलाकात कसरे नूर के एक पोशीदा किताब खाने में हुई, जहाँ कोई तीसरा फर्द मौजूद नहीं था। हुजूर, मैंने इस लड़की को जिसने हमें मेहर अफरोज के नाम से अपनाया है बगौर देखा है। मैं ये राज अफशा करने से पहले खुद कई रातें सो नहीं सका, मगर ये अब मेरा फर्ज है कि मैं आपको इस हकीकत से आगाह करूं जो सल्तनत अरदास के मुस्तकबिल पर गहरा असर डाल सकती है। शाह फिरोज ने हैरत से पूछा, ऐसा क्या है जमाल उद्दौला? जमाल उद्दौला ने आगे झुककर धीमी आवाज में बताया, मेरे आका, ये लड़की कोई आम गरीब बच्ची नहीं है। ये दरअसल हमारी करीबी सल्तनत हरीर के मरहूम हुक्मरान शाह रुदात की अकलौती वारिस शहजादी फुलक बानो है। ये सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया। जमाल उद्दौला ने वजाहत पेश की कि उसने इस नतीजे पर कैसे पहुंचा।
मुझे कई साल पहले सल्तनत हरीर के शाही खानदान की आबाई अलामात का मुताला करने का मौका मिला था। महर अफरूज के हाथ पर बंधी हुई वो चांदी की जंजीर आम जेवर नहीं है। उस पर शाह रुदात के खानदान का मुकद्दस शाही निशान मसलन एक ताज या मुकद्दस परिंदा कुंदा है। ये जंजीर सिर्फ और सिर्फ हुक्मरान खानदान के नवजायदा बच्चों को पहनाई जाती थी। इसके अलावा सरदार महमूद ने जो नाजुक रेशमी चोगे का टुकड़ा आपको दिखाया था, मैंने उसकी कढ़ाई और बनावट को पहचाना। वो रेशम सल्तनत हरीर में खास तौर पर तैयार होता था और ये सिर्फ शाही वारिसों के लिबास में इस्तेमाल होता था। जमाल उद्दौला ने मजीद परअसर आवाज में कहा, हुजूर, आपके गद्दार रिश्तेदार मलिक शुआ ने जब कई साल पहले शाह रुदात को शहीद करके सल्तनत हरीर पर कब्जा किया तो उसे सबसे ज्यादा खौफ इसी बात का था कि अगर शाही खून बाकी रहा तो वो दोबारा तख्त का दावा करेगा। मलिक शुआ ने बच्ची को ढूंढकर अगवा करने का हुक्म दिया ताकि वो उसे अपने रास्ते से हटा दे। ये अगवा कोई आम वाकया नहीं, ये मलिक शुआ की सियासी साजिश थी। मलिका ने भागते हुए शहजादी को एक वफादार सिपाही के हवाले कर दिया था, मगर सिपाही ने मलिक शुआ के खौफ से उसे वीरान जंगल में छोड़ दिया था, जहां उसे सरदार महमूद ने पाया। ये सुनकर शाह फिरोज का गुस्सा और मोहब्बत दोनों बढ़ गए। उसे शदीद एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक गुमनाम लड़की का नहीं बल्कि एक ताजदार शहजादी का सरपरस्त बन गया है। बादशाह ने मेज पर हाथ मारा और फैसला सुनाया, ये राज आज से महल की सबसे गहरी कब्र में दफन हो जाएगा। अब ये लड़की शहजादी फुलक बानो नहीं बल्कि हमारी महर अफरोज ही रहेगी। अगर मलिक शुआ को ये इल्म हुआ तो वो समझ लेगा कि अरदास ने उसकी वारिस को पनाह दी है और इस तरह वो हम पर हमला कर सकता है। मैं इस मासूम वारिस को अपने बाजुओं में रखूंगा, उसे वो तमाम शाही हिकमत और तीर अंदाजी सिखाऊंगा जो तख्त के लिए जरूरी हैं, ताकि वक्त आने पर ये अपने वालिद की सल्तनत वापस ले सके। एक दिन कसरे नूर में एक जश्न का एहतमाम था। महर अफरूज ने शहजादी नीलोफर के हमराह कीमती लिबास जेबतन किए हुए थे। शहजादी नीलोफर ने अपने आबनूसी बालों पर सजे हुए बेशकीमत जुमरुद का हार दिखाया और बड़ी फखरिया अंदाज में बताया कि ये हार उसके वालिद ने खुरासान के ताजिर से खरीदा है। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। महर अफरोज ने बगैर किसी तकल्लुफ के कहा कि मैंने इससे भी ज्यादा हसीन और बेमोल जवाहिर देखे हैं। सारी सहेलियां एकदम खामोश हो गईं, लेकिन शहजादी ने सिर्फ इतना कहा, हाँ, तुम तो जंगल में पली हो, तुम्हारा मशाहिदा वसी होगा। इसी महफिल में बादशाह ने महर अफरोज से दोबारा नगमा सराई की फरमाइश की। महर अफरोज ने अपना दिलकश गीत गाया और बादशाह एक बार फिर उस पर आशिक हो गया। कुछ दिन बाद बादशाह फिरोज ने एक बड़े शाही शिकार का ऐलान किया। वो शहजादी नीलोफर और महर अफरोज को भी साथ ले गया। वो सब घने जंगल के किनारे पहुंचे और कश्तियों में सवार होकर एक नदी के पार उतरे। वहां सब्जे के मैदान में एक खूबसूरत और निडर हरन चढ़ रहा था, जो उनकी मौजूदगी से बेखौफ नजर आया। महर अफरोज ने बादशाह की जानिब देखा और कहा, ये हरन बड़ा दिलेर है। क्या आप अपनी तीर अंदाजी की महारत से इसके दाएं कान की लो और पिछले टखने की हड्डी को सिर्फ एक तीर से छू सकते हैं? बादशाह फिरोज को अपनी तीर अंदाजी पर बेहद गुरूर था। उसे लगा कि ये तौहीन आमीज चैलेंज है। उसने गुस्से में आकर पहला तीर चलाया, जो हरन के कान के बिल्कुल करीब से गुजरा। फिर पूरी महारत से दूसरा तीर छोड़ा, जो हरन के पिछले खुर पर लगा। दरबार के उमरा ने तालियों के शोर से आसमान सर पर उठा लिया। वजीर आजम ने बादशाह की तारीफ में जमीन और आसमान के कुलाबे मिला दिए, मगर महर अफरोज ने निहायत बेपरवाही से कहा, माफ कीजिएगा हुजूर, मेरे ख्याल में इसमें कोई खास कमाल नहीं है। मैंने जंगल में अपने गडरिये भाई को ये काम एक ही तीर से करते देखा है। ये सुनकर शाह फिरोज के गुस्से की कोई इंतहा न रही। उसे महसूस हुआ कि उसकी शाही शान और हुनर की महर अफरोज ने सरेआम तौहीन की है। एक लम्हे के तौहीन आमेज एहसास ने उसकी सारी मोहब्बत भुला दी। उसने सख्त हुक्म दिया कि महर अफरोज से तमाम कीमती लिबास और जेवरात लेकर उसी जंगल में तन्हा छोड़ दिया जाए जहां से उसे लाया गया था। जब बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे अपने फैसले पर शदीद अफसोस हुआ।
उसने महर अफरोज को ढूंढने के लिए कई सिपाही रवाना किए, मगर वो कहीं न मिली। बादशाह गम से निढाल होकर बीमार पड़ गया और कसरे नूर की रौनकें मंद पड़ गईं। दूसरी तरफ महर अफरोज जंगल में बेयारो मददगार भटक रही थी। खुशकिस्मती से वहां से एक नेक दिल और बूढ़ा गडरिया सुलेमान गुजरा। उसने लड़की की हालतें जार देखी और उसे तसल्ली देकर अपने गांव कोहे बाला ले आया। सुलेमान का एक मेहनती बेटा था जिसका नाम इकबाल था। बाप बेटे ने महर अफरोज को अपनी पनाह दी और उससे बहुत मोहब्बत की। महर अफरोज उन पर बोझ बनना नहीं चाहती थी, चनाचे वो भी इकबाल के साथ बकरियां चराने और पहाड़ों में वक्त गुजारने लगी। इकबाल तीर अंदाजी का माहिर था। एक दिन इकबाल ने एक मुस्तैद बकरी के दाएं कान और बाएं खुर को बिल्कुल वही निशाना जो महर अफरोज ने बादशाह को बताया था, सिर्फ एक ही तीर से निशाना बनाकर उसे हैरान कर दिया। महर अफरोज को बादशाह की तकब्बुर भरी कोशिश और फिर अपने साथ होने वाले जुल्म का ख्याल आया। उसने इकबाल को सारा किस्सा सुनाया तो इकबाल बादशाह की नाइंसाफी पर बहुत दुखी हुआ। कुछ दिन बाद बादशाह फिरोज शिकार के दौरान अपना रास्ता भटक गया। भूख और प्यास से उसका हाल बुरा हो रहा था कि उसे दूर पहाड़ी पर बकरियों का रेवड़ नजर आया। वो वहां पहुंचा जहां महर अफरोज और इकबाल मौजूद थे। बादशाह ने पहचान लिया कि ये वो मकाम है जहां लोग फितरत के उसूलों पर जिंदगी गुजारते हैं। महर अफरोज और इकबाल ने बहुत खिदमत की, मगर उसने उन्हें पहचाना नहीं। बादशाह ने इकबाल की हैरत अंगेज तीर अंदाजी देखी। जब इकबाल ने एक ही तीर से परिंदे का पर और पंजा निशाना बनाया तो बादशाह के कानों में महर अफरोज के अल्फाज गूंज उठे, ये तो गडरिये भी कर लेते हैं। बादशाह को अपने गुरूर और बेरहमी का शदीद एहसास हुआ। उसने नदामत से सर झुका लिया। उस लम्हे महर अफरोज ने अपना हाथ आगे किया जिसमें वही चांदी की जंजीर बंधी हुई थी जो सरदार महमूद ने बादशाह को दिखाई थी। मैं आपकी रियाया हूँ, ऐ मेरे आका। महर अफरोज की आवाज लरज रही थी। मैं ही महर अफरोज हूँ जिसकी बात पर आपने गुस्सा किया था। बादशाह ने वो हार पहचान लिया और हैरत से चिल्लाया, तुम वही महर अफरोज हो? महर अफरोज रोते हुए बादशाह के कदमों में झुक गई। शाह फिरोज ने उसे उठाया, सीने से लगाया और अपनी जालिमाना गलती की माफी मांगी। उसने गडरिया सुलेमान का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसकी बेटी को पनाह दी। शाह फिरोज महर अफरोज और इकबाल को जरीनपुर ले आया। उसने सुलेमान को बेशबहा इनाम और जायदाद दी और इकबाल को अपने दरबार में सालार शाही हुनर का आला ओहदा अता किया। कुछ अरसा बाद महर अफरोज और इकबाल की शाही रसूमात के साथ शादी कर दी गई। वो हमेशा हमेशा खुशो खुर्रम रहे। नतीजा, सच्चाई और सादगी को कभी गुरूर और तकब्बुर पर कुर्बान नहीं करना चाहिए। हिकमत और हुनर सिर्फ शाही दरबारों तक मुनहसिर नहीं होते।